देखिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, बात न करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इसका ज़्यादा यूज़ है ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। पहले बच्चों 19वीं सेंचुरी में लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो फिजिक्स में पढ़ते हो आप, स्टडी की जा रही थी। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बहुत सारी प्रॉपर्टी इस पीरियड में। जब सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई आइडिया नहीं था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसके पहले ही डिस्क्लोज हुआ था। कोई भी नॉर्मल लाइट बच्चों, लाइट की सारी प्रॉपर्टी इस पीरियड में जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो उसी पीरियड में डिस्कवर हुई। तो बेसिकली स्टडी फिजिक्स में लाइट की जा रही थी, और नॉर्मल लाइट जैसे सनलाइट है, ट्यूबलाइट है, ये जो लाइट के नॉर्मल सोर्सेज हैं, आप सब लोग जानते हो, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक। ये बच्चों क्रॉस सेक्शन लिया गया है। जैसे ट्यूबलाइट है तो भाई देखिए जो भी रेज निकल रही वो सभी के लिए बराबर है। तो नॉर्मल लाइट में जो वाइब्रेशन होता है पार्टिकल का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, तो चारों डायरेक्शन में होता है। नॉर्मल लाइट में वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होता है, तो उसका क्रॉस सेक्शन लिया गया, ठीक। उसी पीरियड में बहुत सारे क्रिस्टल बाय लाइट को हर जगह प्रोजेक्ट किया जा रहा था, डिफरेंट प्रॉपर्टी को स्टडी किया जा रहा था। तो लाइट को निकाल तो साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे रखा गया, FJ निकाल। तो निकाल प्रिज्म, ये बच्चा प्रिज्म नहीं, ये कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स होती, पत्थर होते हैं, कैल्साइट। जब नॉर्मल लाइट को निकाल प्रिज्म से पास किया गया, तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, पर ये जो वाइब्रेशन चारों तरफ हो रहा था ये स्टॉप हो गया। कुछ वाइब्रेशन फिल्टर या रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, पर जो पास होते थे वो परपेंडिकुलर वाले होते थे। जो लाइट का सोर्स था उसके परपेंडिकुलर केवल वाइब्रेशन पाया गया, एक डायरेक्शन में। तो ऐसी लाइट जिसमें एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है, that is perpendicular to the source of light, that is called as plane polarized light। बाकी तुम फिजिक्स में पढ़ते हो कि इसमें भाई 3 कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी सोर्स, ठीक। अब कौन से पास होते हैं ये सब फिजिक्स का सब्जेक्ट है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। पर ये नई प्रकार की लाइट डिस्कवर हुई, तो लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। भाई जहाँ जहाँ नॉर्मल लाइट को पास किया जा रहा था वहाँ पोलराइज लाइट को, और इस फिनोमेनन को आप फिजिक्स में पढ़ते हो, पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक। और इस लाइट को पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये फिजिक्स की पूरी डिस्कवरी और पोलराइजेशन में आप पढ़ते ही हो। उस पीरियड में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड
बच्चों नेचर में पाए जाते थे। जैसे टॉर्टिक एसिड, तो टॉर्टिक एसिड से ये ऑलमोस्ट, अब इसमें बहुत सारी हिस्टोरिकल पॉइंट हैं। इस लाइट को जगह जगह पास किया गया, क्रिस्टल में, तमामों पत्थरों में, जितने भी सब्सटेंस मिल रहे थे, जहाँ जहाँ इसको पास कर रहे थे वहाँ वहाँ इसको पास कर रहे थे। स्टडी किया जा रहा था कि क्या कोई अंतर आ रहा है। तो आप देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कैसे डाइवर्ट हुई। टॉर्टिक एसिड बायोमॉलिक्यूल है, नेचर में बहुत सारे सोर्सेज में, अनगिनत सोर्सेज में पाया जाता है। टैमरिन के प्लांट में मिल्क का जब फर्मेंटेशन, हाँ देखिए लुईस पास्चर बायोलॉजिस्ट, उन्होंने भी थोड़ा हिंट किया था, हालांकि वो कोई क्लू नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब मिल्क फर्मेंट होता है तो टॉर्टिक एसिड बनता है। लेकिन जो भी बन रहा है वो दो तरह के हैं टॉर्टिक एसिड के मॉलिक्यूल, पर वो कोई रीजन या अंतर उनमें नहीं बता पाए, और उन्हीं के नाम पे तो पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क पड़ता है। तो टॉर्टिक एसिड को देखिए, अब ज़रा ध्यान दीजिए, यही डिस्कवरी थी। अलग अलग सोर्सेज से लिया गया, 12-14 सोर्सेज से, इमली के प्लांट से, मिल्क के फर्मेंटेशन से, एनिमल मीट, ह्यूमन बॉडी में भी होता टॉर्टिक एसिड। तो 12-14 सोर्सेज से टॉर्टिक एसिड को निकाला गया। सबका यही मॉलिक्यूलर फार्मूला था, सबका यही स्ट्रक्चरल फार्मूला था, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 COOH, 4 कार्बन। तो उस पीरियड में कोई ऐसा अंतर नहीं पाया गया कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि नहीं इमली के प्लांट में जो टॉर्टिक एसिड मिल रहा है या जो एनिमल मीट में मिल रहा है वो अलग अलग है। मेल्टिंग पॉइंट सबके बराबर थे, बॉइलिंग पॉइंट सबके सेम थे, डेंसिटी में कोई ऐसा अंतर नहीं था जो जिससे ये कहा जा सके कि नहीं ये सब अलग अलग है। ठीक, तो बेटा अलग अलग सोर्सेज से टॉर्टिक एसिड को निकाला गया, बारी बारी से क्रिस्टल बना के या सलूशन में घोल के, या तो प्योर क्रिस्टल बना के या सलूशन में घोल करके इसको नॉर्मल पोलराइज लाइट, जो प्लेन पोलराइज लाइट थी, उसके सामने रखा गया और पोलराइज लाइट को यहाँ पास किया गया। ठीक, तो देखा ये गया कि कुछ टॉर्टिक एसिड जो नेचुरल सोर्सेज से लिए गए वो इस पोलराइज लाइट को, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, उसको राइट हैंड में डाइवर्ट कर दे रहे थे क्लॉकवाइज, किसी भी एंगल पे। कुछ टॉर्टिक एसिड के सोर्सेस, बाद में इनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कहा गया और D या प्लस से डिनोट किया जाता है। कुछ टॉर्टिक एसिड के सोर्सेस वो पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको पता चलेगा ओरिजिन क्या है। ठीक, और वेरी सरप्राइजिंगली तीसरे टाइप के जो सोर्सेस थे वो लाइट को किसी भी तरफ घुमा नहीं पा रहे थे। तो आप बताइए, टॉर्टिक एसिड जो डिफरेंट सोर्सेज में है उसमें 3 डिस्टिंक्ट बिहेवियर पाए गए। एक सैंपल, इनको लियो रोटेटरी कहा गया, L या माइनस से डिनोट करेंगे, और तीसरा वाला जो किसी भी तरफ घुमा नहीं पा रहा था उनको मीज़ो कहा गया। ठीक, एक डेक्स्ट्रो था, एक लियो था, कुछ ऐसे भी थे जिसमें दोनों थे, मिक्सचर था। ठीक, लेकिन ये अलग अलग 3 बिहेवियर पाए गए। ऑल दीज 3 आर दी सैंपल ऑफ टॉर्टिक एसिड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उस समय जो फिजिकल प्रॉपर्टी नोन थी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो भी सब सेम थे।
कोई वैसा अंतर नहीं था मैनुअल। कोई अब 0.01 डिग्री का अंतर आएगा तो उसको मैनुअली तो सेम ही माना जाएगा। लेकिन हाँ, पहला जो डिफरेंस पाया गया वो ये पाया गया कि दे पॉजेस 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसमें 2 तो ऑप्टिकल एक्टिव थे जो पोलराइज्ड लाइट को बाएं या दाएं किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल पर डाइवर्ट कर रहे थे। और सरप्राइजिंगली तीसरा जो है वो किसी भी तरफ लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहा था, तो उनको इनएक्टिव कहा गया। लेकिन अल्टीमेटली तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, तीनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम है, पर फिर भी इनका बिहेवियर अलग अलग आ रहा है। तो ये तो स्टीरियो आइसोमर के केसेज हुए कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, लेकिन जिनका कोई भी एक भी बिहेवियर अगर डिफरेंट पाया गया तो क्या इनको तीनों को सेम कहा जाएगा? तो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। और ऐसे कंपाउंड जो लाइट को किसी भी तरफ रोटेट कर दे रहे थे उनको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहा गया। अब कौन से रोटेट कर रहे थे वो अलग बात थी, लेकिन फिर तो नेचर में जितने भी कंपाउंड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टिक एसिड, मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, सबको बारी बारी से। अब तो भाई एक ओरिजिन हो गया कि भाई अब हमको तो पोलराइज लाइट में देखना है, तो अलग अलग सोर्सेस से एसिटिक एसिड को निकाल के पोलराइज लाइट में रखा गया, फार्मिक एसिड को, लैक्टिक एसिड को, टॉर्टिक एसिड को, मेंडेलिक एसिड को, तमामों। कुछ में देखा गया कि भाई अलग अलग बिहेवियर पाया जा रहा था, उसमें से इंक्लूडिंग दिस। अब कुछ में देखा गया कुछ भी नहीं पाया जा रहा था, सारे सोर्सेज लाइट को घुमा ही नहीं पा रहे थे किसी भी तरह। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी एंगल पे डाइवर्ट या जिनका डिफरेंट बिहेवियर हो उनको ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे, बशर्ते उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो। इन ऑप्टिकल आइसोमर्स में जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी एंगल पर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जैसे मान लिया ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, तुमने कंपाउंड रखा और लाइट जो है ओरिजिनली ये थी लेकिन डाइवर्ट होके इस एंगल में आ गया, तो ये एंगल अल्फ़ा क्लॉकवाइज होगा तो प्लस कह देंगे और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस कह। इनको ऑप्टिकल रोटेशन कहा गया। अल्फ़ा इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिकल रोटेशन, प्लस या माइनस। क्लॉकवाइज होगा तो प्लस या डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज अगर डाइवर्जन होगा तो लीवो या माइनस। और उसमें एक ऐसा भी केस आ रहा था, कुछ में आ रहा था, जो किसी भी तरफ रोटेट नहीं कर पा रहा था, तो उनको ऑप्टिकल इनएक्टिव या मीज़ो कहा गया। ठीक, पूरा ये एक्सपेरिमेंट पोलारीमीटर में किया जाता है, आज भी वही किया जाता है जो 150 पौने 200 साल पहले डिस्कवर हुआ था, पोलारीमीटर। और जो एंगल, फिर भरतनाट्यम, एंगल जो डाइवर्ट हुआ उसको ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। लेकिन बच्चों, ये ऑप्टिकल रोटेशन किसी भी एक कंपाउंड का, वो इन बातों पे डिपेंड करता था टेम्परेचर पे पहले से। जैसे डेक्स्ट्रोटॉर्टिक एसिड है, उसका एंगल मान लिया +30 है, टेम्परेचर बदल दोगे तो +35 हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। दूसरा जो है, जो इसमें लाइट यूज करते हैं वो मोनोक्रोमेटिक, तो वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तीसरा, ये जो ट्यूब थी, ये तो हमने बॉक्स बना दिया, वैसे ट्यूब होती, तो ट्यूब की लेंथ, मतलब कितने लेंथ में ये कंपाउंड भरा हुआ है, तो लेंथ ऑफ, IIT में तो इस फार्मूले पे भी सवाल आया है इस बार, पोलारीमीटर ट्यूब,
और चौथा जो है कंसंट्रेशन या डेंसिटी, अगर सॉल्यूशन में ले रखा है तो कंसंट्रेशन या डेंसिटी, सॉलिड में ले रखा तो डेंसिटी ऑफ सैंपल। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अब ये अगर एक ही कंपाउंड का एंगल बदलने लगेगा तो फिर हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे। तो टेम्परेचर बच्चों फिक्स किया गया 25 डिग्री, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कहीं भी होगा तो टेम्परेचर हम 25 डिग्री रखेंगे। और बेटा इसमें सोडियम लैंप लिया गया, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे। सोडियम में दो लाइनें होती, दो वेवलेंथ होती, 589 नैनोमीटर और 596। तो एक को लिया गया 589, उसको कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं, लेकिन इसमें जो वेवलेंथ है वो 589 नैनोमीटर सोडियम। तो वेवलेंथ और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया गया। फिर आप एंगल रिकॉर्ड करिए, अल्फ़ा जो भी निकल के आएगा, अल्फ़ा अपॉन लेंथ इंटू कंसंट्रेशन या अल्फ़ा अपॉन लेंथ इंटू डेंसिटी। डेंसिटी ग्राम पर ml, लेंथ बेटा डेसीमीटर में, अब ये पहले से लिखा आ रहा है तो लेंथ को डेसीमीटर में मेज़र करेंगे और डेंसिटी और कंसंट्रेशन को ग्राम पर ml। ये मोलरिटी नहीं है, ग्राम पर ml में, ठीक। इसको कहा गया है स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन बच्चों हमेशा कांस्टेंट होता है किसी एक कंपाउंड का। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, उनका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज नहीं होगा। केवल कुछ कंपाउंड का चेंज हुआ जो हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाएंगे, ड्यू टू म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, वो आगे हम पढ़ाएं, ठीक। तो दिस इज़ द ओरिजिन। तो पहले हेडिंग डालो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक। और ये फिगर बनाओ, केवल ये बनाओ, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, खाली इनको लिख लो बस। ये ऐसे बना लो, एक ही लाइन में बनाओ। नॉर्मल लाइट को क्रिस्टल में पास किया गया तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्जन हुआ, ठीक। फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने ये कंपाउंड रखे गए तो डेक्स्ट्रो और लियो आइसोमर पाए गए। और जो लोग एब्सेंट हैं उनको बता देना, ये वीडियोज़ पड़ेंगी, ठीक, 1-2 दिन में आ जाएंगी। और सब लोग दोबारा तिबारा इसको देखना है, ठीक। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा हिस्सा है। कैल्साइट, अभी पूनम याद हो, रेगुलर रहोगी ना तो तुमको समझ में आएगा, ठीक। जो लोग आज एब्सेंट हैं उनके लिए फिर बड़ा भारी पड़ेगा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और सब ना लिखो, ये सब ना लिखो भाई, इतना लिख लो बस, फिर हम बताएंगे कब क्या लिखना है। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड या लेफ्ट हैंड रोटेट कर देंगे,
उनको ऑप्टिकल एक्टिव कहा गया। ठीक, उनको ऑप्टिकल एक्टिव कहा गया। और इस फिनोमेनन को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा गया। ओरिजिन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये ओरिजिन था। जल्दी लिख डालो, डेक्स्ट्रो डी या प्लस। और ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है, तुम देख के नहीं बता पाओगे कौन सा डेक्स्ट्रो। ये आप पोलरीमीटर में जाओगे, फीड करोगे कंपाउंड, हमने तो 20 प्रैक्टिकल किए हैं, फीड करोगे, एंगल रिकॉर्ड करोगे, फिर डिवाइड करोगे। ठीक, अगर अल्फ़ा 0 आ गया तो इनएक्टिव, पॉजिटिव या निगेटिव आया, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव, क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, डेक्स्ट्रो, लियो, मीज़ो, 3 तरह के केसेस मिले। कल से नाम ना लिखो, ऐसे लिख दो, निकाल प्रिज्म लिखो, बस निकाल प्रिज्म लिखो बस। और ये सब कुछ नहीं लिखना है, बता तो नहीं लिखना है, ज़बरदस्ती लिखोगे। ये LAEVO और LEVO भी लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। थोड़ी देर शांत रहे तो इन्फेक्शन शुरू हो गया होगा। घंटे भर शांत रह के देखो। लियो है, एल है, एल नहीं दिख रहा है क्या? एल ऐसे ही तो लिखा जाता है बिटिया, ऐसे ही तो लिखते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो ना समझो, इसको लिख दो खाली तुम। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ, क्या लिख रहा है? टी लिख दो, लिख दो। अब नहीं लिखोगे जो हम कह रहे हैं, टी लिख दो। एल है बच्चा, और यह माइनस। ये बेटा प्रैक्टिकल होता, देख के तो लिख नहीं पाओगे। ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड को यही तो प्रॉब्लम थी। हम तो आपको पहले बता रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की यही समस्या थी कि सबके स्ट्रक्चर सेम थे, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था। ये प्रैक्टिकल जाओगे तब तुमको डी और एल का आता पता चलेगा। यही तो प्रॉब्लम थी कि हम इसको कॉपी पे कैसे लिखें। अगर टॉर्टिक एसिड में 3 आइसोमर हैं तो इसको अलग अलग कॉपी पे कैसे लिखें। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 2 में हम बताएंगे, अभी तो पार्ट 1 बता रहे हैं। ठीक है ना। ये ओरिजिन लिख लिया है कि नहीं, ये सब नहीं लिखना। ये एक्सपेरिमेंट था कि ऐसे किया गया, पोलरीमीटर में कंपाउंड रखे गए, ये ट्यूब होती, रखे गए, किसी में प्लस पाया गया तो उनको डेक्स्ट्रो कह देंगे या डी से डिनोट कर देंगे, और किसी में बाईं तरफ रोटेशन पाया गया तो उसको लियो, या अब लियो हम कम से कम 5550 बार बोल चुके हैं, तो बोलने से भी तुमको समझ में आता है कि टी नहीं है, लियो है। ठीक। और ये टॉर्टिक एसिड चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो टॉर्टिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला कंपाउंड था। और टॉर्टिक एसिड बच्चा जो है कई जगह नेचुरल सोर्सेज में पाया, बहुत जगह है। ठीक है ना, तो हम 100-200 बताएंगे तो कम है, क्योंकि नेचर में तो अब बहुत सारे सोर्सेज हैं। और टॉर्टिक एसिड लगभग सब में पाया जाता है, क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूल होता है, इससे सिंथेसिस होती है।
अरे आप बताइए, आप सीडिंग करते हो, सीडिंग से प्लांट ग्रो होते हैं तो उसमें रिएक्शन होती है। अब वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन, तो लिखिए कंपाउंड्स, सर्टेन कंपाउंड्स, certain compounds either in crystalline का मतलब सॉलिड स्टेट, गैस में नहीं ऑब्जर्व हुआ, ठीक। either in crystalline or in solid or in solution or in solution can rotate plane polarized light in any direction at any angle in any direction at any angle are called as optical active compounds, are called as optical active compounds, are called as optical active compound, and phenomenon is known as optical activity, and phenomenon is known as optical activity. Optical activity. Whole experiment was carried out in polarimeter. Whole experiment was carried out in polarimeter. एक्सपेरिमेंट का नाम है पोलारीमीटर. Whole experiment was carried out in polarimeter. ठीक, full stop. The angle observed is called as optical rotation. The angle observed is called as optical rotation, denoted by alpha. The value of alpha depend upon ये लिखिए, पहला टेम्परेचर, सेकंड वेवलेंथ ऑफ पोलराइज्ड लाइट, थर्ड लेंथ ऑफ ट्यूब या पोलारीमीटर ट्यूब, लेंथ ऑफ पोलारीमीटर ट्यूब, लेंथ ऑफ पोलारीमीटर ट्यूब. फोर्थ concentration or density of substance, concentration or density of substance. ठीक, तो अब ये चार बातों पे डिपेंड करेगा, तो फिर हमें सिंगल वैल्यू कैसे मिलेगी. अगली लाइन से लिखो, फॉर ए कंपैरेटिव एनालिसिस a new term called as specific rotation, अंडरलाइन कर लेना, स्पेसिफिक रोटेशन ही मेन होता है, कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन. और ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिए, कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन. बच्चों सुपर ब्रैकेट में लगाया जाता है.
यहाँ डी लिख देते हैं, यहाँ टी लिख देते हैं। कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन। डी जो है सोडियम लाइन से, सोडियम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ डी और भी हम कई बार यूज करेंगे, स्मॉल डी देखो यूज किया है, एक कैपिटल डी कार्बोहाइड्रेट में और यूज करेंगे। कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन, ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिए, गिवन एज फॉलोज। ये फार्मूला लिख लीजिए। पहले, बहुत पहले 15-20 साल पहले जब नीट के पेपर आते थे तो इस फार्मूले पे सवाल आता था। अब इधर नहीं पूछा जा रहा है। लैम्डा देखा है तुम लोग, जानती हो तुम लोग लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। आज हम बड़े खुश हुए कि वेवलेंथ पता है हमारे बच्चों। तो अल्फ़ा अपॉन एल इंटू सी या अल्फ़ा अपॉन एल इंटू डी, ठीक। डी अब सिंबल ही पता है, डी डेंसिटी ग्राम पर एम एल, सी कंसंट्रेशन इन ग्राम पर एम एल, एल लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर। लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर, ठीक है। तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी का अल्फ़ा नहीं बदलेगा, मतलब ये जो स्पेसिफिक रोटेशन ये बदल सकता है लेकिन ये नहीं बदलेगा, स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स रहेगा और ये कांस्टेंट की तरह यूज होता है। डेक्सट्रोटॉर्टिक एसिड फिक्स होगा स्पेसिफिक रोटेशन, लियोटॉर्टिक एसिड फिक्स होगा स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्या डिफिनीशन होगी? ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो पर जिनका पोलराइज्ड लाइट के लिए बिहेवियर क्या हो, डिफरेंट। लिख लीजिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन लिखिए। compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula, same structural formula, same molecular formula, same structural formula, ब्रैकेट में लिख दीजिए सेम IUPAC नेम, but having different behavior towards plane polarized light, but having different behavior towards plane polarized light, are named as optical isomers, are named as optical different behavior towards plane polarized light, different behavior towards plane polarized light are named as optical isomers. And properties is named as optical isomerism, and properties is named as optical isomerism. Following cases are possible. Following cases are possible. फर्स्ट, ये पढ़ा चुके हैं, जो कंपाउंड पोलराइज्ड लाइट को दाईं तरफ घुमा देंगे या क्लॉकवाइज, उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, डिनोटेड बाय स्मॉल डी या प्लस।
प्लस लिखा जाता है। लेकिन सब ये प्रैक्टिकल है, तुम देख करके डेक्स्ट्रो नहीं बता पाओगे कि ऐसे स्ट्रक्चर लिखा है, तुमसे पूछा जाए क्या है। और यही बेटा प्रॉब्लम थी which was faced by researcher at that time, ठीक है ना। ग्लूकोज में 16 आइसोमर होते हैं और सॉल्यूशन में 32 होते हैं, तो उनको कॉपी में अलग अलग कैसे लिखेंगे हम। ठीक, लिखिए पहला पॉइंट, द कंपाउंड्स which will rotate, the compound which will rotate plane polarized light in clockwise direction are named as dextrorotatory compound, are named as dextrorotatory compound, DEXTRO, dextro rotatory compound, denoted by small d or minus, plus, denoted by small d or plus, प्लस को ब्रैकेट में लिखिएगा। ठीक, डिनोटेड बाई स्मॉल डी आर प्लस। ठीक, दूसरा पॉइंट अपने आप लिख डालो, एंटी क्लॉकवाइज, कंपाउंड्स व्हिच विल रोटेट, कंपाउंड्स which will rotate plane polarized light in anti-clockwise direction are called as Leo rotatory, LAEVO, Leo rotatory compound denoted by small l r minus। तीसरा पॉइंट लिखो बच्चों, कुछ ऐसे कंपाउंड भी पाए गए जैसे थर्ड वाला, जिसमें कंपाउंड एक ही था, ध्यान से सुनिए, एक ही कंपाउंड में आधा पार्ट लाइट को, पोलराइज लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था और आधा पार्ट, उसी कंपाउंड का आधा पार्ट लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, और ओवरऑल रोटेशन 0 हो जाएगा। तो आप देखो इसमें रोटेशन हो रहे हैं। केमिस्ट्री के 2 पेपर हैं, एक में +30 पाए हो, एक में -30, तो ओवरऑल 0 आ गए। तो अब ऐसा नहीं कि दोनों में 0 0 रहे, तो इंटरनल रोटेशन बच्चों पाए गए, ठीक, एक ही सब्जेक्ट में, लेकिन ओवरऑल 0 हो गया, तो इनको मीज़ो कंपाउंड कहा गया। ठीक, मीज़ो कंपाउंड में इंटरनल रोटेशन होते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, दूसरे कंपाउंड जो नहीं शो करते उनमें तो रोटेशन ही नहीं होते, लेकिन मीज़ो में इंटरनल रोटेशन होते हैं, पर दोनों रोटेशन एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, इसलिए ओवरऑल ये इनएक्टिव हो जाता है। ठीक, और इसको कहते हैं इंटरनल कंपेंसेशन, इंटरनल अपोजिशन। आधा मन कह रहा चोरी करें, आधा मन कह रहा ना करें, ठीक, तो इंटरनल, ठीक है ना। इंटरनल कंपेंसेशन, ठीक।
तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब आप बता दीजिए अगर कोई दिक्कत है समझने में। प्रोफेसर बताइए कोई दिक्कत हो। ठीक, ये दशहरा बाद हमसे न पूछना सर मीज़ो क्या बता रहे थे आप, ठीक है ना। हाँ, मीज़ो का मतलब एक ही कंपाउंड, लेकिन उस कंपाउंड में 2 रोटेशन, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो मीज़ो एक ही कंपाउंड होगा। ठीक, लिख लीजिए, इसको लिख लो। मतलब रोटेशन होता है मीज़ो में। भाई दूसरा मान लिया कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें रोटेशन ही नहीं होता है, तो वो भी अल्फ़ा 0 हो गया, पर मीज़ो में होता है, इसलिए मीज़ो ऑप्टिकल आइसोमर का पार्ट हुआ। हाँ, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऐसा देखो कुछ स्ट्रक्चर से हमने बना भी दिया, ऐसा रहेगा कि एक हिस्सा वही हिस्सा दूसरी तरफ हो। ठीक, लिख लो बच्चों से। मीज़ो कंपाउंड में इंटरनल रोटेशन होते हैं। उसको इंटरनल अपोजिशन या कंपेंसेशन कहा जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, अल्फ़ा 0 हो जाएगा ओवरऑल। लिखो certain compounds having 2 such part, certain compounds having 2 such part that one part rotate the polarized light, that one part rotate the polarized light opposite to the other, one part rotate the polarized light opposite to the other in the same extent, but finally become optically inactive. Such compound is called as meso compound. Finally become optically inactive. Such compound is called as meso compound. ठीक, पुलिस साहब, मीज़ो कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। मीज़ो कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। बच्चों सेकंड बुक में एल्किल हैलाइड चैप्टर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा दिया गया है। सेकंड बुक में, ऑर्गेनिक की सेकंड बुक में 12th की, उसमें एल्किल हैलाइड जो चैप्टर है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा एक्सप्लेन्ड है। ठीक, लिख लिया। चौथा लिखो। चौथा बेटा, नेचर में जैसे मिल्क जब फर्मेंट होता है ना, तो उसमें टार्टिक एसिड के दोनों फार्म होते हैं, 10 ग्राम डेक्स्ट्रोटार्टिक एसिड, 10 ग्राम लियोटार्टिक एसिड। तो अब ऐसा मिक्सचर क्या करेगा बताइए, बराबर। अब 10 ग्राम डेक्स्ट्रोटार्टिक एसिड, ठीक, और 10 ग्राम लियोटार्टिक एसिड, तो बेटा इनके मोलर मास तो सेम होते हैं,
तो अगर 10 ग्राम ये है तो मोल भी तो बराबर हो जाएंगे। मोलर मास जब सेम है तो अगर हम इक्विमोलर मिक्सचर ले लें दोनों का, एक ही कंपाउंड के दोनों फार्म का, एक ही फार्मूला के एक ही स्ट्रक्चर के दोनों फार्म आप ले लीजिए इक्विमोलर, तो 10 ग्राम प्लस टॉर्टिक एसिड मान लिया लाइट को दाईं तरफ घुमा रहा है, उतने हैं मालिक्यूल माइनस वाले और टॉर्टिक एसिड के ही हैं, तो ये -30 घुमाएगा। ठीक, तो ओवरऑल फिर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, फिर 0 हो गया। तो लेकिन अब ये 2 का मिक्सचर हो गया, तो इसको बच्चों रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। DL से लिखते हैं या प्लस माइनस, अब आजकल तो प्लस माइनस ही लिखा जाता है। और ये एक्सटर्नल कंपेंसेशन है। ऑप्टिकल मिक्सचर भी ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा भाई, जब ओवरऑल तो अल्फ़ा 0 आएगा ना। लेकिन ये मिक्सचर है, पर ये नेचर में पाया जा रहा था, और नेचर में ऐसे मिक्सचर भी पाए गए जिसमें 10 ग्राम डेक्स्ट्रो था और 8 ग्राम लियो था, तो वो तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। कहीं 12 ग्राम लियो 10 ग्राम डेक्स्ट्रो तो निगेटिव हो जाएगा। उनको आगे लिखवा देंगे, उनको एनेंशियोमेरिक मिक्सचर कहते हैं। लेकिन जब बराबर बराबर पाया जाएगा तो रेसमिक मिक्सचर। ठीक, रेसमिक। जैसा फिजिक्स में 30 नंबर आए, केमिस्ट्री -30 आ गए, तो ये एक्सटर्नल कंपेंसेशन अलग अलग सब्जेक्ट में ओवरऑल 0 हो गए। ठीक, ये है। लेकिन बॉटनी में 30 है और जूलॉजी में -30 है, तो वो इंटरनल हो गया एक ही सब्जेक्ट में। ठीक, तो ये बेटा कंडीशंस थी, तो हमने आपको ओरिजिन और कंडीशंस बताए। ठीक, अब हम देख के कैसे बताओगे कि ये ऑप्टिकल एक्ट, प्लस माइनस तो देख के तो कभी नहीं बता पाओगे, तो प्रैक्टिकल में जाना पड़ेगा। लेकिन कम से कम ये तो बता सकें कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक, तो स्ट्रक्चर देख के हम बता सकें कि भाई ये शो करना चाहिए, या कम से कम 99% को तो बता सकें। 1-8% अगर हम देख के नहीं बता रहे हैं तो पोलारीमीटर में जाइए आप, असली तो वही है कि आप प्रैक्टिकल करिए। ठीक, एक बॉटनिस्ट विदा हो गए थे, जो लोग मशरूम, हम कभी नहीं खाते मशरूम, क्योंकि मशरूम में मस्करेन होता है बायोलॉजिकल नेम, प्लस और माइनस में कोई एक पॉइजनस होता है। ठीक, और वो बॉटनिस्ट हाँ विदा हो गए थे। बाद में उनका जब पूरा पोस्टमार्टम हुआ तो अब कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा था कि भाई कैसे इनकी डेथ हुई, क्या पॉइजन बना। तो वो कोई एक ही फार्म मस्करेन मशरूम का खा रहे थे, उसके साथ कोई एडिटिव लिया तो रेशमाइजेशन होने लगा, और फिर वो इसमें एक कोई पॉइजनस है, शायद माइनस है। ठीक है ना, तो वो बॉडी में रेशमाइज होने लगा, जिससे पॉइजन डेवलप हुआ। और ये प्लस माइनस तो कंडीशंस हैं, इसलिए मशरूम बहुत नापतोल के भाई पता नहीं कहाँ ये क्लाइमेट, किस क्लाइमेट में ये ग्रो किया गया हो। इसीलिए तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के कारण ही तो मेडिसिन महंगी होती। टैक्सॉल एंटी कैंसर होता है, लेकिन टैक्सॉल में 16 आइसोमर होते हैं, उसमें एक एंटी कैंसर है और बाकी में साइड इफ़ेक्ट हैं। तो जब उसको सेपरेट किया जाता है, इनका सेपरेशन बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए वो टैक्सॉल एंटी कैंसर जो ड्रग होती है बहुत महंगी होती है, इसीलिए, क्योंकि सेपरेशन ऑप्टिकल आइसोमर का सेपरेशन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सेम हो गए,
सेपरेशन तो पटेल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब अगर ये सब सेम पाए गए तो फिर कैसे सेपरेट हो पाएंगे? तो इनका सेपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है और आज भी वर्ल्ड यही प्रॉब्लम फेस करता है। अब जैसे ब्रूफेन है जो हम लोग खाते हैं, वो मिक्सचर दी जाती है और उसमें सही मामले में माइनस ब्रूफेन एक्टिव होती है जो पेन किलर है, लेकिन अगर वो सेपरेट करके दिया गया तो 500 रुपये की एक टैबलेट मिलेगी तो लोग दर्द बर्दाश्त कर लेंगे, खाएंगे नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रूफेन ज़्यादा पेन किलर मत खाइए, क्योंकि उसमें बाकी फॉर्म है, समझे। तो अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि इनका रीज़न क्या है, क्यों टॉर्टिक एसिड के 2-3 सैंपल अलग अलग रोटेट करते हैं, लेकिन बेटा फॉर्मिक एसिड का सैंपल चाहे जहाँ से फॉर्मिक एसिड लाओ, फॉर्मिक एसिड कहीं नहीं रोटेट कर रहा था। तो आखिर ये अंतर कहाँ से आ रहा है? पहले 10-12 साल तक लोग ये लगे रहे कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टी होती तो सब में सेम होती। अरे जैसे बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती तो हर लिक्विड का अपना एक यूनिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन अब यहाँ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कुछ नहीं शो करते। तो अगर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी फिजिकल प्रॉपर्टी होती तो या तो सब में होनी चाहिए थी, या सब में अलग अलग होगी वो बात अलग है, लेकिन सब में तो होनी चाहिए। जैसे बॉइलिंग पॉइंट हर लिक्विड का होता है, अलग अलग होता है, मेल्टिंग पॉइंट हर सॉलिड का होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी तो नहीं थी, क्योंकि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरिएबल है। आधे मॉलिक्यूल ऐसे पाए गए जिसमें पाई गई प्रॉपर्टी, आधे मॉलिक्यूल ऐसे पाए गए जिसमें नहीं पाई गई प्रॉपर्टी, तो इट्स ए मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, इसलिए वो केमिस्ट्री में डाइवर्ट किया गया, समझे। तो ओरिजिन क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, या कॉज क्या है? भाई सिस ट्रांस में आसान हो गया कि दो ग्रुप सिस और ट्रांस प्लेनर होते ना, एल्कीन तो प्लेनर होती ना, तो आपने बता दिया कि दो बड़े ग्रुप जब एक तरफ होंगे तो हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, इससे प्रॉपर्टी में अंतर आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो 3D पिक्चर है, तो इसलिए इसका जो रीजन है वो थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन टेक्निकल है, क्योंकि 3D पिक्चर को हम बोर्ड में बना नहीं पाएंगे। एक्चुअल 3D पिक्चर को 3 डायमेंशनल है, इसलिए बच्चों को रिलेशन दिए गए, और कोरिलेशन और मिरर की प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए भाई, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। फिर आपको फील हो, और आप जो है 12th की बुक कल लाइएगा, अगर आज हो तो आप देखिएगा 12th की 2nd बुक में ये रीजन पूरा दिया गया है बच्चा। ना खोलो, एल्किन लाइट खोलो तो हमारी तरफ किताब दे दोगे। एल्किन लाइट खोलो, नाराज़ हो क्या? एल्किन लाइट खोलो, हमारी तरफ किताब फेंक दोगे। ये देखो, इसी में आगे लो, पेज नंबर बता दो बच्चा, आगे बढ़ो। हाँ, इसी में आगे बढ़ो, ऑप्टिकल एक्टिविटी का रीजन पूरा लो, इसमें फिगर दिया गया है। तो आप सब लोग अभी पेज नंबर हम बता दे रहे हैं, ठीक। और ये पेज नंबर जो है सब लोग पढ़िएगा, और इससे अगर समझ में आवे तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ देखो वही बात बता रहे हैं, ठीक। ये देखो पूरा स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, पेज नंबर 305 306 पे देखो पूरा दिया गया है, ठीक। 305 306 7 8, ठीक। तो यहाँ तक पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 8 9 इसको पढ़िएगा, ठीक।
और जिन ये किताब देखो, खोल के देखो, इसको रखे रहो ऐसे ही। यह है बाईं तरफ देखो दिया गया है, वही हम बताने जा रहे हैं। देखो आप, अब ये मिरर से रिलेट किया गया, मैंने कहा ना रिलेशन, तो ये बच्चों मिरर से रिलेट किया गया। अगर देखिए कुछ लेटर हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमने कहा ना को रिलेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल डायरेक्ट लिखना ठीक नहीं, मॉलिक्यूल तो 3D होते हैं। या तो उनका मॉडल बना के रखा जाए, फिर एक मिरर रखा जाए, फिर उसका इमेज देखो। असली कंडीशन यही है जो बता रहे हैं। अगर M लेटर का मिरर इमेज, ये मिरर है, मिरर इमेज वही आएगा, ठीक। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम पाए गए, ठीक। लेकिन आप B का मिरर इमेज B नहीं आएगा, D आएगा, या बहुत सारे हैं सेम आकृति नहीं आएगी। L का मिरर इमेज ये आ जाएगा। कहने का मतलब इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज अलग अलग हैं। एज सच इसको उठा के इस पर रखें तो ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल इसको कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। जबकि यहाँ सुपर सेम है, सुपर इम्पोज कर जाएंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट लिविंग नॉन लिविंग सिस्टम हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते चले गए। कुछ में सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। आप बताओ, आप अपना इमेज देखते हो डेली 10-10 बार देखते हो, तो सेम पाते हो या डिफरेंट? डिफरेंट कहाँ है? फिर तो कोई प्रेतात्मा वगैरह होगी। भाई पिक्चरें देखते हो ना, अगर आप अपने इमेज की जगह पे दूसरे की इमेज पाओगे तो वो प्रेतात्माएं होती हैं। हाँ, सुंदर पाते हो वो अलग बात है अपना इमेज, क्योंकि बॉडी में सिमेट्री है इसलिए। और अगर सपोज अगर लेफ्ट हैंड ना हो फिर मिरर इमेज देखिए, तो इमेज में राइट हैंड जो है लेफ्ट हैंड की जगह पे आएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर सिमेट्री हटा दीजिए तो इमेज सेम नहीं आएगा। या मान लिया इस तरफ पे सोल्जर से लेके यहाँ तक आप रेड कलर कर दीजिए, यहाँ ग्रीन कर दीजिए, फिर इमेज देखिए तो रिवर्स आएगा, समझे? और आप देखिए भाई, ये को रिलेशन दिए गए। आप देखो लेफ्ट हैंड, ठीक, लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज क्या आएगा? राइट हैंड। लेकिन बेटा राइट हैंड लेफ्ट हैंड को, क्योंकि फिंगर सेम नहीं है, फिंगर्स आर नॉट सेम, तो इसलिए लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज राइट हैंड आएगा। वही दिया गया फिगर बुक में। बंद कर लियो क्या बुक? हाँ देखो, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। बेटा ये डिस्कवरी, ये सारे पॉइंट्स जर्मन्स ने डिस्कवर किए थे। जर्मन लैंग्वेज में हैंडेडनेस को कायरल कहा जाता है। चीयर, चीयर माने हैंडेड, हैंडेडनेस, समझे? और जर्मन प्रोनाउंसिएशन वही हम लोग फॉलो करते हैं, कायरल, समझे? बॉडी एक कायरल है। तो जिनके ऑब्जेक्ट, देखो बच्चा इधर देखो, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ोगे, सेम कंडीशन। ऐसे ऑब्जेक्ट, मॉलिक्यूल, लिविंग नॉन लिविंग जो भी ज्योमेट्रीज हैं, जिनके मिरर इमेज सेम आएंगे वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। They have no ability to rotate the plane polarized light in any direction, and they will become inactive. On the other hand,
जिनके मिरर इमेज बेटा डिफरेंट पाए जाएंगे, लाइक ए हैंड, हैंडेडनेस, कायरल, ऑप्टिकल एक्टिव, they have capability to rotate plane polarized light in any direction and become two compound। ठीक है ना? सुनील जरा पेन उठाओ। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंपाउंड जो जिनके मिरर इमेज डिफरेंट हों, नॉन सुपर इम्पोजिबल हों, उनको कायरल कहते हैं। और कायरल का मतलब ही ऑप्टिकल एक्टिव। समझे? और जिनके मिरर इमेज सेम पाए जाएंगे उनको बच्चों ए कायरल कहते हैं। ये नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि आगे हम कुछ थ्योरेटिकल कंडीशन बताएंगे, लेकिन वो 100% सही नहीं होंगी, पर ये 100% नेसेसरी कंडीशन है। ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे ये। अब जैसे मैंने कहा कि भाई मैथमेटिक्स में जाओगे आप, किनके मिरर इमेज से, जैसे मैंने कहा बॉडी में सिमेट्री होती, तो कोई ना कोई सिमेट्री पर प्रेजेंट होगी। सिमेट्री बेटा बहुत प्रकार की होती है, लेकिन उतना डिटेल तुम्हारे कोर्स में नहीं है। अदरवाइज आईआईटी वगैरह में तो सिमेट्री पे भी सवाल आते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये 3 तरह की ओरिजिनल 3 सिमेट्री होती, और भी होती, पर बेसिकली आप इतना ध्यान रखो। और कम से कम प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आइडिया है ही है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑब्जेक्ट सेम और इमेज सेम होंगे, उनमें बच्चों कोई ना कोई सिमेट्री प्रेजेंट होगी। हम नहीं कहते सारी हो, लेकिन कोई भी अगर होगी तो उसका ऑब्जेक्ट और इमेज सेम आएगा। समझे? लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कोई सिमेट्री ना हो, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और सुनील एक्सिस में भी C2 एक्सिस, अल्टरनेटेड एक्सिस कहते हैं, ठीक? तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, दे मस्ट हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस and must be optically active, must be chiral। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। एसिमेट्रिक, ध्यान दीजिए कि इनका कोई अलग मीनिंग नहीं होता। सब लोग बच्चे जो है अलग अलग मीनिंग इसको समझ लेते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब ही है ऑप्टिकल एक्टिव, एसिमेट्रिक का मतलब ही है कायरल। अगर हम कायरल कंपाउंड कहें, इसका मतलब उसमें कोई सिमेट्री नहीं। अगर हम कायरल कंपाउंड कहें, इसका मतलब उसके मिरर इमेज डिफरेंट हैं। समझे? और उसी में 2 आइसोमर होंगे, एक जिसमें लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दूसरा अब वो देख के नहीं कर सकते हो, वो तो पोलरीमीटर में जाना पड़ेगा, लेकिन ये कह सकते हो कि हाँ, इट हैज़ एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज। समझे? अब ये कोरिलेशन इसीलिए बताया जाता है बेटा, क्योंकि या तो हम 3D भाई टॉटिक एसिड 3D बना हुए हैं, वो एक लाइन में थोड़ा बनेगा। सारे कार्बन sp3 हैं तो अलग अलग, अब एक कार्बन यहाँ है, दूसरा यहाँ चला जाएगा, तीसरा यहाँ आ जाए, लेकिन पूरी सही इमेज बना हुए हैं, सही शेप बना हुए हैं, फिर मिरर रखे हैं, तो उसका मिरर में डिफरेंट आएगा, मीजो का वही आ जाएगा। हमने बताया था मीजो किसी भी तरफ रोटेट नहीं कर पा रहा है ओवरऑल, तो मीजो में सिमेट्री होगी। समझे? तो ऐसे कंपाउंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बच्चा उसको बुक से पढ़िएगा, ठीक? उसको पूरा आज पढ़िएगा। ये देखो फिगर दिया गया, नहीं दिया गया, हैंड का ही दिया गया है। और हैंड में जैसे मैंने बताया ना, कायरल का मतलब ही जर्मन लैंग्वेज में कायरल का मतलब ही होता लाइक ए हैंड, हैंडेडनेस। समझे? तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हों या कोई भी सिमेट्री ना हो, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक? कोई एक बोलोगे दूसरा निकलेगा ही। दे मस्ट बी कायरल
must be optically active, must rotate plane polarized light either in clockwise or anti-clockwise direction. On the other hand, देखो इसमें सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो समझते ही हो, अभी सब सिमेट्री भी बता देंगे। देखिए, इट हैज़ ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट हैज़ ए सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो देख, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में डिवाइड करे, दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज हो, खाली डिवीजन ही नहीं। तो those molecule which have any symmetry, which possesses any symmetry, they must have superimposable mirror images and must be optically inactive, must be achiral, and they have no ability to rotate the plane polarized light in either direction. So I think the necessary condition for optical activity is non-superimposability on mirror images as well as absence of symmetry. ये असली कंडीशन है। अब वो अलग बात है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कागज़ पे लिखें, कुछ हमको लमसम आइडिया हो जाए हम सिमेट्री, क्योंकि कागज़ पे बेटा सिमेट्री देखना सही नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर 3 डायमेंशनल। अब मीथेन 3 डायमेंशनल, तो मीथेन को तुम ऐसे बना दोगे तो कैसे देख पाओगे सिमेट्री? ये तो रियल पिक्चर ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए बेटा कोरिलेशन का सहारा यहाँ लिया गया है। और जितने भी नेचर में ऑब्जेक्ट हैं जिनमें सिमेट्री होगी उनका मिरर इमेज वही होगा, और जिनमें कोई सिमेट्री नहीं होगी उनका मिरर इमेज डिफरेंट होगा। they possess non-superimposability on its mirror axis। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यही कंडीशन होगी, सेम कंडीशन, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लिखवा दें। ये कोरिलेशन, जहाँ कहीं भटकोगे तो हम कोरिलेशन में ही आएंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया? हाँ, सिमेट्री है बच्चा, और ये सिमेट्री वट्री नहीं पूछी जाएगी अभी आगे, जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर तो हम आएंगे, लेकिन ये फील तो होगी, हाँ ये है, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेंस ये है, ये सब नहीं पूछा जाता है। अब थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में भले कहीं स्टेटमेंट में डाल दें कि ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, तो गलत कर दीजिएगा भाई, ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो नॉन सुपर इम्पोजिबल। और देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर तुमको बताए हैं, आज पढ़िएगा सब लोग, अंडरलाइन करिएगा। सुनील समझ में? नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। और ये जो कायरलिटी वर्ड है वो यहीं से तो लिया गया था। कायरल जर्मन वर्ड है, हैंडेडनेस, कायरल माने हैंडेडनेस। कुछ पूछो भाई, अब तो तुम पूछते नहीं हो बिल्कुल, कुछ पूछो। नहीं हम साइड तो हो जाएंगे, लेकिन तो कुछ पूछो तो।
ये चौराहे की कॉमेडी जिस दिन ख़त्म होगी उस दिन तो मेडिकल कॉलेज चौराहे पे हो गया, और जब तक नहीं ख़त्म हो पाएगी बड़ा संदेह रहेगा। हम तो सामने कहेंगे, हम तो सबके मुंह पे कह देंगे। हाँ, हर्षवर्धन थोड़ा और एग्रेसिव हो गए तब बात बनेगी। पटेल दुखी रहोगे तो बात नहीं बनेगी। हाँ, सबके लिए एक एक लाइन। हाँ, सबके लिए। हाँ। अभी तुम लोगों का जो है एक्सरे बड़ा डिफ़िकल्ट आ रहा है, इसलिए थोड़ा भी एनालिसिस करना भारी पड़ रहा है। थोड़ा और आगे बताएंगे। जिनका जिनका क्लियर हो गया हमको बता दिए। पाँच से 6 महीने तो होते। जो बच्चा दिन रात एक कर दिया 5-6 महीने, वो चाहे कमज़ोर हो चाहे तेज़ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेजॉरिटी लेवल सबका एक जैसा हो जाता है इंटर के बाद। जैसे जो बच्चे IAS PCS तैयारी करते हैं, वहाँ कम तेज़ और कमज़ोर का नहीं मतलब होता है। वहाँ जो मेहनत करता है 2-3 साल, अच्छा 3 साल लगता है वहाँ, तो 3 साल जो कंटिन्यूअस मेहनत करता चला गया, वैसे मेडिकल में है। अब चूँकि मेडिकल में टाइम कम होता है, 7 ही 8 महीने हर साल ही एग्ज़ाम होता है, तो 7-8 महीने का पूरा खेल है। तो इसमें जो बच्चे नहीं सेलेक्ट होते तो क्या कमज़ोर थोड़ा होते हैं? जिनका 2-4-10 नंबर 20 नंबर से रुकता है तो कमज़ोर नहीं होते हैं। अब उनसे वही 2-4 कमियां रह जाती हैं बस। अदरवाइज़ जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा रामानुजम थोड़े होते हैं। इतना अंतर आता है, तो उसी में भाई पेपर बन गया। अब 2-4 तुम्हारे गलत हो गए, तो ये है। अब नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, अच्छा ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव में बड़े अच्छे लड़के भी धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग और जल्दबाजी में गलत आंसर दे दिए। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सब्जेक्टिव में तो प्रॉपर प्लानिंग होती है, भाई हल कर पाए तो ठीक है, नहीं हल कर पाए तो नहीं मिलेगा नंबर। लिख लिया बच्चों, कायरल ध्यान रखिएगा। और यही 2 कंडीशन नेसेसरी हैं, नॉन सुपर, और ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं 2, बल्कि एक ही कंडीशन है, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी एंड अब्सेंस ऑफ सिमेट्री। ठीक, लिख लीजिए। द मॉलिक्यूल आर ऑब्जेक्ट, द मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट which have no any symmetry, which have no any symmetry, they must have non-superimposable, they must have non-superimposable mirror images, अंडरलाइन कर लीजिए, must have non-superimposable mirror images, must be optically active, और नॉन को भी अंडरलाइन करो भाई, मेन तो वहीं शुरू होगा ना। मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, ब्रैकेट में लिखिए कायरल। तो बेटा कायरल, अब तुमसे कोई कायरलिटी पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कायरलिटी, तो आप यही बताओगे, फिनोमेनन हैविंग अब्सेंस ऑफ सिमेट्री एंड नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी। ठीक, अब्सेंस ऑफ सिमेट्री और नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी बच्चों जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ कायरलिटी आ जाएगी। ठीक, और जो मॉलिक्यूल कायरल होंगे उसी में 2 कंपाउंड होंगे। ठीक, आगे लिखो। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड द मॉलिक्यूल
which possesses any symmetry, which possesses any symmetry, which possesses POSSES possesses any symmetry, they must have superimposable mirror images. They must have superimposable mirror images. And must be optical inactive. Must be optical inactive. ब्रैकेट में एक आयरल। ठीक, जर्मन लैंग्वेज में ए माने नॉट होता है, ठीक है ना। अगली लाइन से लिखिए देयरफॉर absence of symmetry and non-superimposability absence of symmetry and non-superimposability must be the necessary condition for optical activity or chirality. ठीक, तो थोड़ा बहुत सिमेट्री के बारे में बताते हैं। लिखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी रखिए। लिखो प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चों आपके कोर्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री ही ज़्यादा है। A plane which divides the object into two equal parts in such a way that one part is exactly mirror image of the other. One part is exactly mirror image of the other. ठीक, तो ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में डिवाइड करे और दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज हों। जैसे टॉटिक एसिड ही लिख के दिखाऊँ मान लिया, वैसे 3D होते हैं। मान लिया यहाँ मिरर रखिए, आप बताओ ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? और अगर यहाँ मिरर रखिए तो बताइए OH का मिरर इमेज OH आ जाएगा, H का मिरर इमेज H आ जाएगा। तो इसमें मिरर इमेज दोनों पार्ट एक दूसरे के
मिरर इमेज है या नहीं? तो हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आप बताओ इसको ऑप्टिकल एक्टिव कहेंगे या इनएक्टिव कहेंगे? कायरल कहेंगे या एकायरल? इसका मिरर इमेज सेम होगा या डिफरेंट होगा? बस, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये नहीं कि मिरर इमेज, आप टेक्निकल बदमाश ना बना लेना अपने को, इसका मिरर इमेज बनाओ और तो कागज़ पे बना रहे हो मिरर इमेज, तो अपने आप ही गलत है वो। ठीक, नहीं तो हमको कोरिलेट, और मिरर इमेज अगर तुम सही बना लेते तो कोरिलेशन की क्या ज़रूरत थी? समझे? अगर मान लिया ऑब्जेक्ट रखा हो, मिरर रखा हो, फिर हमें कोरिलेशन, आप देख लीजिए। तो ये एक, इसी को मीजो कहा गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव, एकायरल। ठीक, एकायरल। जबकि दूसरा टार्टिक एसिड अब आप देखिए यहाँ पे क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? आप बताओ। दो भागों में तो बट रहा है बराबर, लेकिन क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्योंकि एग्जैक्टली मिरर इमेज नहीं दोनों पार्ट, ये दो बराबर भागों में तो बट रहा है। ठीक, लेकिन क्या दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज में आएंगे? मान लिया यहाँ मिरर रखोगे तो OH का मिरर इमेज तो H तो आएगा नहीं, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्टिकल एक्टिव। बेटा एक बात तुमको बता दें, नॉर्मली ओपन चेन में अगर अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है सुनील, तो फिर आगे की सिमेट्री नहीं होंगी ओपन चेन में। नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ओपन चेन में, साइक्लिक में तुमको तीनों चेक करनी पड़ेंगी। समझे? ये देखो अभी IIT में पूछा गया था, बच्चों ध्यान दीजिए, अभी आप वैसे आगे बताएंगे ही हम तुमको। साइक्लिक कंपाउंड में ऐसे दिखा दीजिए दोनों ग्रुप को, हाइड्रोजन लिखिए चाहे न लिखिए, तो ये सिस हो गया। इसका मतलब होता है ऊपर दोनों ग्रुप एक तरफ है तो सिस नहीं हो जाएगा फिर। ये दोनों ग्रुप नीचे हैं लेकिन ये भी सिस होगा, बस अंतर ये है कि इसमें दोनों ग्रुप रिंग के नीचे हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है सिस ट्रांस। ये क्या हुआ बताइए? एक ग्रुप ऊपर है, एक ग्रुप नीचे। तो बताओ इन दोनों में किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें है भाई, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो बीच से डिवाइड कर दीजिए। हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझे? अरे भाई दोनों ग्रुप ऊपर है तो वहीं से बांटिए। ठीक, जैसे ये रिंग है, मिथाइल ऊपर है, वो भी मिथाइल ऊपर है, तो वहीं से लाइन मिरर रख दीजिए दोनों मिथाइल के बीच में। समझे? लेकिन इसमें नहीं है, बट ही नहीं पाएगा कि जहाँ से मिरर रखो तो एग्जैक्ट मिरर इमेज आ जाए। समझे? ये दूसरा नीचे है तो ट्रांस में नहीं होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री।
अब हम एग्जैक्ट अभी ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव नहीं कह पाएंगे, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में तुम्हें तीनों सिमेट्री देखनी चाहिए, समझे। अदरवाइज़ इसमें ना तो दोनों सिमेट्री नहीं है, बाकी ये एक्टिव है और ये तो वैसे ही इनएक्टिव हो गया। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इनएक्टिव हो गया। समझ पाएगी नहीं, बताओ। ऐसे ऐसे देखो, ये मान लिया ऑलमोस्ट प्लेनर होती, एग्जैक्ट तो नहीं होती, ठीक। मान लिया ऐसे हैं, तो अब बेटा ऐसे मिरर इमेज रख दीजिए। अगर एक ग्रुप इधर है एक ग्रुप इधर है, ठीक, तो बीच में मिरर इमेज ऐसे रख दीजिए। लेकिन अगर एक ग्रुप इधर है और एक ग्रुप पीछे है, तो कैसे इसका मिरर इमेज वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांस में नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें 1,2 ट्रांस, ठीक। सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हैज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हैज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। लिखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहले हम डेफिनेशन लिखवा दें, फिर इसका मतलब बताएंगे। These are the lines passing through the molecule. These are the lines passing through the molecule from which these are the lines passing through the, अरे इस एग्जाम्पल को लिखे नहीं तुम लोग, इसको लिख तो लो, इसको लिख लो, ऊपर लिख लो, ये आगे आएगा। हम यहाँ कोई ऐसी चीज़, ये कंपाउंड लिख लो, कम से कम दिमाग में आओ। ये आजकल यही पूछा जा रहा है। सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, कौन ऑप्टिकल एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, तो कम से कम याद तो रहेगा कि ट्रांस एक्टिव होता है, सिस में सिमेट्री आ जाती। बेटा साइक्लिक कंपाउंड में साथ साथ होती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, हम बड़े लेवल में जाएंगे, इसको बना लीजिएगा। अब POS का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि अभी कल कायरल सेंटर पढ़ाएंगे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कायरल सेंटर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर कार्बन होते तो हम लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन है। कायरल सेंटर की बात 100% सही नहीं पाई गई। अच्छा, और जहाँ कार्बन नहीं होंगे, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो कार्बन नहीं होते हैं, तो वहाँ तो यही नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी एंड absence of symmetry must be the necessary condition for optical activity. यहाँ लिख देना ऑप्टिकल एक्टिव और वहाँ लिख देना इनएक्टिव। अभी बाकी सिमेट्री भी चेक करवा देंगे। IIT में तो 40-50 एग्जाम्पल लिखते हैं। IIT में पूछा जाता है ये इंडिविजुअल सिमेट्री। देखो उसमें NCERT की बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आपको बताना है किस में सिमेट्री है किस में नहीं, तो आप चेक करना। तो दीज लिख लीजिए, दीज आर द लाइंस पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल बाय which if molecule is rotated, by which if molecule is rotated and it repeated its appearance more than once
it repeated its appearance more than once, then it repeated its appearance more than once, then नहीं, in one complete rotation, in one complete rotation, in one complete rotation, then it has axis of symmetry. अगली लाइन में लिखिए इट हैज़ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगली लाइन में लिखिए इफ मॉलिक्यूल रिपीटेड इट्स अपीयरेंस आफ्टर थीटा डिग्री, मॉलिक्यूल रिपीटेड इट्स अपीयरेंस आफ्टर थीटा डिग्री, then it has 360 upon theta fold axis of symmetry. फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मान लिया किसी लाइन के अबाउट ऑब्जेक्ट को घुमाया गया और हर 90 डिग्री बाद तुम बाहर खड़े हो, उस ऑब्जेक्ट को देख रहे, हर 90 डिग्री के बाद वो अपनी अपीयरेंस को रिपीट कर रहा है। तो 360 डिग्री में कितनी बार अपीयरेंस को रिपीट करेगा? तो उस लाइन को जिसके अलॉन्ग घूम रहा है उस लाइन को 4 फोल्ड एक्सिस कह देंगे। ठीक, 360 अपॉन 90, तो उसको 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह देंगे। ठीक, और एक्सिस ऑफ तुमको तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से मतलब है। जैसे देखो ये डस्टर है ना, डस्टर है और यहाँ मान लिया एक एक्सिस इसमें दसा दें और फ्लेक्सिबल कर दें तो ये रोटेट होगा। तो 180 डिग्री बाद आप देख लीजिए, 180 डिग्री बाद इसके अलॉन्ग रोटेट किया गया, तो 180 रोटेट किया तो आपको डस्टर वही तो नज़र आ रहा है। फिर 180, तो 360 डिग्री में कितनी बार डस्टर अपनी अपीयरेंस को रिपीट कर रहा है? 2 बार। और मान लिया इधर रेड हो इधर ग्रीन हो, तब नहीं रिपीट करेगा भाई, तो अलग अलग फेस हो जाए। लेकिन अभी तो सेम है दोनों तरफ। तो अगर इसको रोटेट करें हम तो देख लीजिए 180, फिर 180 बाद ये आपको सेम नज़र आएगा। ठीक है ना, तो इस एक्सिस को हम 2 फोल्ड एक्सिस कहेंगे और इस डस्टर में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और भी होंगी लेकिन 2 फोल्ड तो आपको दिख रहा है। देखिए, तो जैसे ये पंखे जो है रॉड में हैंग किए गए, रोटेट हो रहे हैं। तो जैसे देखो भाई 3 फेसेज हैं मान लिया, और सब फेस 120 डिग्री के बीच में एंगल में है ना, और तीनों फेसेस भाई सेम है, आइडेंटिकल हैं। ये नहीं कि एक ग्रीन एक रेड है तब तो फिर अलग अलग हो जाएगा। और ये हैंग किया गया देखो, है ना, रॉड जो है ना ये। अब आप बताओ इस रॉड के अलॉन्ग अगर इसको घुमाया जाए तो 120 डिग्री बाद, इधर देखो मूर्ख, इधर देखो, फिर नीचे देखे। नहीं यार, ढोंग न करो यार, अभी टाइट पोल हो, तुम कॉपी की तरफ दिखा रहे हो अपने को। टाइट पोल हो अभी बेटा हमारे सामने। हाँ, और टाइट पोल की डिग्री अभी मिली नहीं, लार्वा। तो 120 डिग्री के बाद देख मोबाइल लो, फिर हमको जब हमने डांटा तो कॉपी देखने लगे। देखो इधर, नहीं 120 डिग्री के बाद बताओ, ये फैन का ये फेस यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो पूरे 360 डिग्री जब घुमा दोगे तो इस रॉड के अलॉन्ग, तो ये कितनी बार अपनी अपीयरेंस को रिपीट करेगा? 3 बार। तो बेटा इस रॉड को, और बेटा यही C2 एक्सिस है, परपेंडिकुलर जो एक्सिस होते हैं, 3 फोल्ड
एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और फैन में चूँकि सिमेट्री है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो। समझे? कोई भी सिमेट्री बच्चों नहीं होनी चाहिए, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। 2002-03 में उस समय जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के नीट में 2 एग्जाम्पल पूछे गए। ये समझ में आया? तो मैं उन्हीं एग्जाम्पल को लिख रहा हूँ। देखिए, ये लैक्टम है, CONH, साइक्लिक CONH को लैक्टम कहते हैं, साइक्लिक एमाइड को लैक्टम कहा जाता है। और ये सिस ट्रांस अभी हमने सिस बनाया है ना, और यहाँ ट्रांस बना दें। साइक्लिक कंपाउंड में तीनों सिमेट्री चेक करना चाहिए। ओपन में आराम रहता है कि ओपन में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो बाकी सिमेट्री भी नहीं होंगी। देखो ज़रा, इसको ज़रा ट्रांस बना दें। ट्रांस है या नहीं बताओ? ये बायोमॉलिक्यूल होते हैं। अब बताओ, पहले बताओ तुम, इसमें दोनों में ये ट्रांस है, ये सिस, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बताइए भाई, सोच के बताओ। क्या ये 2 बराबर भागों में बटे और एक भाग दूसरे भाग का मिरर इमेज हो? किसी भी तरफ से नहीं बांट सकते हो, ना ऐसे ना ऐसे। ऐसे भी नहीं बांट पाओ कि उधर CO है इधर NH है, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये नीट में बहुत पहले पूछा गया है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, अब इधर देखो बेटा, सोना नहीं है, अब इधर देखो। अब इसको देखो, ये है, देखिए एक्सिस, ठीक, ये एक्सिस घुमा दीजिए ज़रा, बताओ ये मिथाइल कहाँ पहुँचेगा? ये H यहाँ आ जाएगा, ये NH यहाँ आ जाएगा, ये CO यहाँ आ जाएगा। इसमें 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और अभी हम बताएंगे आपको इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, तो वो भी आगे बता देंगे। तो आप बताइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना होने के बावजूद इसमें बाकी 2 सिमेट्री प्रेजेंट हैं, तो बताओ ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव। कायरल होगा या एक कायरल होगा? एक कायरल। दोनों का मीनिंग एक ही है। अब एक कायरल कहें या ऑप्टिकल इनएक्टिव कहें, बात एक ही है। ठीक, लेकिन क्या इसमें बताइए, ये तो 360 डिग्री बाद ये आएगा, और 360 डिग्री बाद तो हर ऑब्जेक्ट घूम के वहीं पहुंच जाएगा। नहीं तो वो प्रेतात्मा होगी अगर दूसरी 360 डिग्री बाद अगर दूसरी आकृति मिले। भाई आप घूमोगे 360 डिग्री बाद, फिर तो सामने ही आ जाओगे। तो 360 डिग्री की सिमेट्री सब में होती, ठीक, 1 फोल्ड सब में होती। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो बेटा ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बना लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, कायरल लिख डालो। किसी दिन तार आर लेके हम गिरेंगे जरूर, तय है। लैक्टम है, डाई लैक्टम। जल्दी करो बेटा, एक डेफिनेशन और बता दे तो ये काम आज पूरा हो जाए, काम खत्म हो जाए। फिर ज़्यादा सिमेट्री का काम अब नहीं बचा है NTA के उसमें, लेकिन
तुमको फील तो हो कि हाँ ये नेसेसरी है, इसके बिना ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ लिख देना ऑप्टिकल एक्टिव। कायरल, और ऑप्टिकल देखो जिन बच्चों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट जो जिनको समझ में आया उन्हीं को ऑर्गेनिक आती है, ठीक है ना। और 90% बच्चे बस इन्हीं 3-4 जगहों पे गड़बड़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर उनको आगे पूरा ऑर्गेनिक में दिक्कत होती। जल्दी करो, एक डिफिनीशन लिखवा दें सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है जहाँ खड़े हो उसके आगे पीछे सेम नज़र आवे। जैसे भूल भुलैया जाइए तो जहाँ खड़े होगे सामने देखोगे तो जिस कलर की खिड़की तुमको दिखेगी उतनी दूरी पे उसी लाइन में पीछे वही खिड़की नज़र आएगी, इसीलिए उसको भूल भुलैया कहा गया। जंगल में देखिए जो बड़े फॉरेस्ट होते हैं, जो उनका जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसे ही होता है कि जो ट्री तुम्हारे सामने जितनी डिस्टेंस पे जिस कलर का पेड़ पौधा मिलेगा उसी लाइन में पीछे उतनी ही दूरी तुमको पेड़ पौधा वही मिलेगा। तो उसको कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऐसा पॉइंट जहाँ से कोई लाइन खींचो और उस लाइन पे आगे पीछे उतनी ही दूरी पे सेम ग्रुप या सेम सब्सटेंस नज़र आवे, या इट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट। लिख लीजिए सेंटर ऑफ सिमेट्री। दिस इज द इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी पॉइंट, कोई भी कहीं भी पॉइंट हो। दिस इज एन पॉइंट within the object, this is the point within the object, point within the object, this is the point। लिखो तो बैठे तो इधर उधर घूम रहे हो। this is the point within the object from which any line is drawn, from which any line is drawn, any line is drawn from this point, any line is drawn from this point, same environment is present in opposite direction from this point, same environment is present in opposite direction from this point at equal distance। ठीक। अब IIT में हम इक्वल इंटरसेप्ट बता देते हैं, लेकिन तुम भयभीत हो जाओगे इंटरसेप्ट क्या। देखो इधर मूर्खों, देखो इधर, यहाँ से कोई लाइन खींचो इस पॉइंट से, देखो ऐसे खींच दिया तो इधर CO है तो इधर क्या है, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए तो इधर H है तो इधर क्या है H, ट्रांस है तो ये ऊपर है H तो ये उत्तर नीचे होगा। अभी हमने सिस 1,2 डाइमिथाइल लिखा था और ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल दोनों देखिए, ठीक। तो दोनों में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक। लेकिन इसमें है 1,4 में है। आप देखो 1,4 ऐसे बना दें और ऐसे बना दें, ट्रांस है ये। अब बताओ यहाँ है मिथाइल और वो मिथाइल नीचे है, तो बीच में कोई पॉइंट होगा जहाँ से क्या होगा, दोनों बराबर दूरी पे हैं, तो ये वाला हमेशा इनएक्टिव होता है।
ठीक, हैव ए COS, और इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एनीवे बताइए है या नहीं, तो इसको से सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा बच्चों। अब ये है कि सिमेट्री चेक करना भाई कागज़ पे लिख के और ऐसे करना तो ठीक नहीं है, रियल पिक्चर दी जाए तब तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है। तो इसलिए हम मिनिमम रिक्वायरमेंट कल बताएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कायरल सेंटर।